Very morning, sir. Good morning, sir. हमारा आज का फर्स्ट वी हैव टू नो व्हाट इज पंक्चुएशन। हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि पंक्चुएशन क्या है एंड व्हाई डू वी नीड इट। पंक्चुएशन क्या है और हमें इसकी क्या और क्यों जरूरत होती है। सो पंक्चुएशन आर द मार्क्स those are used to understand the sentences or the speech। तो सेंटेंस या स्पीच को समझने में हमें हेल्प करते हैं एंड दे आर यूज्ड टू शो अ पोज। वो एक पोज को शो करते हैं, क्वेश्चंस को शो करते हैं, एक्सक्लेमेशंस को शो करते हैं। ओके, पंक्चुएशन अलाउज द ऑथर्स राइटिंग टू बी इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर द रीडर्स। पंक्चुएशन रीडर्स और ऑथर्स को अलाउ करते हैं जो उन्होंने कुछ लिखा है या कुछ कहा है उस चीज को समझने में। There are some important punctuation marks. Those are full stop, comma, inverted commas, question mark, exclamation mark, semicolon, colon, dash, apostrophe, bracket, हाइफन एंड कैपिटल लेटर्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क्स हैं जिसमें अभी हमने नाम बताए थे फुल स्टॉप, जिसको हम पीरियड भी बोलते हैं। फुल स्टॉप का एक दूसरा नाम है पीरियड। सेकंड इज कॉमा। कॉमा इज यूज्ड फॉर शॉर्ट पॉज। एक छोटे से पॉज के लिए, छोटे से ठहराव के लिए कॉमा का यूज किया जाता है। थर्ड वन इज इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास को हम प्रयोग करते हैं जब हमारा कोई कोटेशन मार्क हो या किसी के बारे में कुछ कहा गया हो, उस बात को सेम टू सेम कहने के लिए। दैट इज ओनली द इंट्रोडक्शन। हम इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन मार्क, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, इट इज यूज्ड टू शो द क्वेश्चन। क्वेश्चन को शो करने के लिए या जहां पर कहीं क्वेश्चन का प्रयोग किया जाता है वहां पर हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। And next one is exclamation mark. Exclamation mark are used to show the exclamatory sentences or exclamation और interjection। interjection या exclamatory sentences को show करने के लिए या जहां पर exclamatory sentences या interjection use किए जाते हैं वहां पर exclamation mark का प्रयोग किया जाता है। Then semicolon, colon, dash, apostrophe, brackets, hyphen and capitals. These also are there. इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द फुल स्टॉप और द पीरियड। पहले हम आज बात करते हैं अब फुल स्टॉप या जिसको हम पीरियड भी बोलते हैं। इट इज यूज्ड एट द एंड ऑफ द डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। ये डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के एंड में प्रयोग किया जाता है एंड द अदर स्टेटमेंट्स थॉट टू बी कंप्लीट। और या जो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के साथ साथ में जो कोई ऐसी स्टेटमेंट जो कंप्लीट मानी जाती है। As I hope this homework pleases the teacher. Okay, he is going to school. वो स्कूल जा रहा है। I am a good boy. Okay, I always do my work myself. So we can say कि ये sentences या ये जो words हमने यूज किए हैं ये हमें पूरी सेंस दे रहे हैं। This mean that कि ये सेंटेंस के लास्ट में प्रयोग किया जाएगा। कौन सा वाला मार्क? फुल स्टॉप। ओके, आफ्टर दैट फुल स्टॉप और द पीरियड मार्क द एंड ऑफ अ सेंटेंस। किसी सेंटेंस के एंड में प्रयोग किया जाता है, दैट इज अ कंप्लीट सेंटेंस। जिसमें हमने अभी बात की थी जो कि कंप्लीट सेंटेंस होगा उसके एंड में हम फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। जैसे माय नेम इज वेद एंड आई वाज 18 year in July. Okay. After leaving school, she went to work in an insurance company. ये भी एक पूरा सेंटेंस है। लास्ट में जो हम देखते हैं तो इसके अंत में, इसके लास्ट में हमें फुल स्टॉप लगाना है। After that, to mark the end of a group of words that do not form a conventional sentence. एक ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड के लास्ट में जो एक कन्वेंशन सेंटेंस नहीं बना रहा है, so as to emphasize a sentence, एक सेंटेंस को एम्फसाइज करने के लिए, यानी कि एक सेंटेंस का ही वो नेक्स्ट पार्ट होता है। ओके, I keep living the moment over and over again. अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो एग्जाम्पल हमने लिया है
ये ओवर एंड ओवर अगेन इसी का पार्ट है, ओके। बट हम इसको एम्फसाइज करने के लिए इसको अलग कर सकते हैं, ओके। ये यदि माने तो सेंटेंस फुल यहाँ पर सही है, ओके। बट एज आई टोल्ड यू कि हम उसको एम्फसाइज करने के लिए हम उसमें फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है उसमें हम लास्ट में फुल स्टॉप लगा सकते हैं। इन सब एब्रिविएशंस जब शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तब हम हर एक वर्ड के, हर एक लेटर के बाद फुल स्टॉप या पीरियड का प्रयोग करते हैं। जैसे DEC ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये दिसंबर की शॉर्ट फॉर्म है, ओके। इसी के साथ साथ PM ये पोस्ट मेरिडियन की भी हो सकती है शॉर्ट फॉर्म, या फिर प्राइम मिनिस्टर की भी हम इससे शॉर्ट फॉर्म कह सकते हैं, ओके। अंडरस्टूड। इसके साथ हमें एक बात ध्यान रखनी है, इफ द एब्रिविएशन with a full stop comes at the end of a sentence, यदि एब्रिविएशन यानी कि शॉर्ट फॉर्म एक सेंटेंस के एंड में आती है, you do not need to add another full stop, हमें दोबारा से फुल स्टॉप लगाने की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि यदि हम कहने लगे yesterday I met the PM, अब आप देखेंगे यहाँ पर जो ये PM है ये एक शॉर्ट फॉर्म है किसकी, प्राइम मिनिस्टर की। और जैसे कि अभी हमने बताया था कि जब शॉर्ट फॉर्म आती है तो उसके लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाते हैं यानी कि पीरियड लगाते हैं। लेकिन एक चीज हमें ध्यान रखनी है, जब हमारे पास ऑलरेडी एक शॉर्ट फॉर्म के बाद में फुल स्टॉप का प्रयोग किया गया है जो कि ये है, ओके, तो हम दोबारा से फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी दिस विल बी रिमूव, हम इसको हटा देंगे। अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज इन द वेबसाइट एंड द ईमेल एड्रेस। जब वेबसाइट या ईमेल एड्रेस का प्रयोग हम करते हैं तब हम www के बाद में या फिर जो वेबसाइट के डोमेन नेम होता है उसके बाद में प्रयोग करते हैं, जैसे कि www.google फिर .com। तो यहाँ पर हमने देखा गूगल एक डोमेन नेम है, ओके। तो एक तो हमने भी बताया था कि www के बाद में हमने फुल स्टॉप का प्रयोग किया है, उसके बाद जो डोमेन है यानी कि जो मेन जिससे हम वेबसाइट को चला रहे हैं उसके बाद में हम फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर है गूगल, गूगल के बाद में .com होगा, ओके। .com के बाद में फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए। After that, to separate the hours from minute and minute from second, और date, month and year, यानी मिनट को सेकंड से सेपरेट करने के लिए या आवर को मिनट से सेपरेट करने के लिए, या फिर जब हम डेट, मंथ और ईयर यानी कि डेट लिखते हैं, ओके, तब भी हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे दिस प्रोग्राम विल बी ऑन एयर ऑन 9:30 AM, यहाँ पर इस पॉइंट का मतलब है 9:30, ओके। हालांकि हम यहाँ पर कोलन का प्रयोग भी करते हैं, ओके, लेकिन यहाँ पर हम फुल स्टॉप का यदि प्रयोग करें दैट विल आल्सो करेक्ट। देन इट हैव 5:30, जैसे अभी हम बताए थे यहाँ पर ये प्रयोग भी किया जाता है और फुल स्टॉप का प्रयोग भी किया जाता है। इसी के साथ साथ अभी हम बात कर रहे थे कि डेट वगैरह को लिखने के लिए, ओके, टुडे इज, यदि हम आज की बात करने लगे 8/06/2020, तो ये हम कह सकते हैं आज 8 जून 2020 है, ओके। तो यहाँ पर हमने मंथ को, डेट को और ईयर को सेपरेट किया है, अंडरस्टूड। आफ्टर दैट कोमा, कोमा का प्रयोग हम कहाँ करते हैं और कोमा क्या चीज है। Comma marks a slight break between different parts of a sentence. एक कॉमा सेंटेंस के अलग अलग पार्ट्स के बीच में एक स्लाइट डिफरेंस यानी कि छोटे से ब्रेक को या डिफरेंस को शो करता है, एंड इट इज यूज्ड प्रॉपर्ली, और if it is used properly, commas make the mark of a sentence clear by grouping and separating words, phrases and clauses.
यदि हम कॉमा का प्रयोग पूरी तरह से सही तरह से करें, सो ये क्या होगा, इट मेक्स द मीनिंग ऑफ सेंटेंसेस क्लियर, ये हमारी सेंटेंसेस को क्लियर बनाएगा बाय ग्रुपिंग द सेपरेट वर्ड्स, अलग अलग वर्ड्स को सेपरेट करके और उनको ग्रुपिंग करके, एंड फ्रेजेस एंड क्लाउजेस उनको सेपरेट करता है। यदि हम एक ही साथ में कुछ चीजें बोलने लगे तो वहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, हो सकता है हम दो चीजों को एक मिक्स कर दें या फिर दो नाम को एक मान के चले, जैसे कि रमेश, अजय, विजय, कुमार। यदि हम इस तरह के सारे नाम लेने लगे तो अब ऐसे लगेगा कि रमेश और विजय एक नाम तो नहीं हो गए हैं। ओके, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा गैप लेते हैं, रमेश, विजय। हालांकि बोलने में अलग चीज है, लेकिन ये कॉमास बोला नहीं जाता है, इट इज यूज्ड इन राइटिंग, ये राइटिंग में प्रयोग किया जाएगा। तो अब इसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा, कॉमास कैन बी यूज्ड टू सेपरेट आइटम्स इन अ लिस्ट, यदि लिस्ट में बहुत सारे आइटम्स हैं, इनको हम अलग अलग शो करने के लिए कॉमास का प्रयोग करते हैं हर एक आइटम के बीच में। इसी के साथ साथ यदि लास्ट वाला आइटम होता है उससे पहले हम एंड का प्रयोग करते हैं, जैसे आई बोट सम पेन्स, कॉमा, अ पेंसिल, अ फाइल, अ पैड, अ रूलर एंड एन इरेजर। लिखने के लिए यदि हम कहें तो आई बोट सम पेन्स, देन कॉमा, a pencil, comma, a file, comma, a pad, comma, a ruler and an eraser। इसको हम इस तरह से लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कई अलग अलग चीजें हैं, पेन, पेंसिल, फाइल, पैड, रूलर एंड इरेजर, लेकिन बोलने के लिए हम थोड़ा सा इसको अलग बोलते हैं, जैसे आई बोट सम पेन्स, a pencil, a file, a pad, a ruler and an eraser। ओके, तो कॉमा हमें लिखने के लिए प्रयोग करना है और बोलेंगे तो हम उसमें थोड़ा सा पोज या थोड़ा सा ठहराव देंगे। तो सेपरेट अ लिस्ट ऑफ मेन क्लाउड्स, जो मेन क्लाउड होगी उसकी लिस्ट को सेपरेट करने के लिए, यानी कि इंडिपेंडेंट क्लाउड है उसको मेन क्लाउड से, या फिर सबऑर्डिनेटिंग क्लाउड है उसको हम मेन क्लाउड से जब सेपरेट करेंगे तब हम कॉमा का प्रयोग करेंगे। जैसे जैक वाज डूइंग हिज वर्क, हिज सिस्टर वाज प्रैक्टिसिंग द पियानो, देयर फादर वाज रीडिंग द पेपर एंड द बॉय वाज क्राइंग। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसमें कई सारे वर्क एक साथ में हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हम इन क्लाउजेस को सेपरेट करने के लिए कॉमा का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर एक सेंटेंस या एक क्लाउज ये है, उसके बाद दूसरी क्लाउज ये है, his sister was practicing the piano, उसके बाद एक थर्ड क्लाउज ये है, their father was reading the paper, और फोर्थ में ये है the baby was crying। यहाँ पर हमने देखा चार क्लाउजेस हैं, लेकिन चारों को हमने फुल स्टॉप से नहीं बल्कि कॉमा से सेपरेट किया हुआ है। ओके, देन टू सेपरेट द सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज फ्रॉम द मेन क्लाउज, जैसे अभी हमने ऊपर बताया था क्लाउजेस को सेपरेट करने के लिए प्रयोग होता है। और इसको हम यदि आगे इसको एक्सटेंड करें तो उसका एग्जांपल है व्हेन स्टार्टिंग द सेंटेंस विद अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यदि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, बिकॉज शी वाज इल शी स्टेड एट होम। अब यहाँ पर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, बिकॉज से स्टार्ट है ये सेंटेंस। ओके, और यहाँ पर एक क्लाउज ये है कि ये जिसको मैंने बोल्ड किया हुआ है, इस समय हाईलाइट है ये, बिकॉज शी वाज इल शी स्टेड एट होम। तो शी वाज इल क्या है, एक सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज के साथ में प्रयोग किया जा रहा है ये, और उसके बाद शी स्टेड एट होम, इसको हमने सेपरेट करने के लिए कॉमा का प्रयोग किया है। आफ्टर दैट टू इंडिकेट अ सेपरेशन ऑफ आइडियाज और एलिमेंट्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस, यदि एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर में अलग अलग आइडियाज या अलग अलग एलिमेंट्स हैं तब हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। एडिशनली इट इज यूज्ड इन द लेटर राइटिंग एंड द सैल्यूटेशन एंड द क्लोजिंग, जब लेटर राइटिंग करते हैं या किसी को सैल्यूट करते हैं तब हम इसको प्रयोग करते हैं, जैसे कि माय डियर अंकल, कॉमा का प्रयोग करते हैं, इट इज बीइंग यूज्ड इन अ लेटर में इसको प्रयोग कर रहे हैं। या फिर नेक्स्ट है सेपरेटिंग एलिमेंट्स विद द सेंटेंस, एक सेंटेंस से एलिमेंट्स को सेपरेट करना, यानी कि अभी हमने बताया था कि कई जब एक साथ नाम आ जाएंगे तब हम प्रयोग करेंगे, ये उसी का एक एग्जांपल है, शी वेंट द ब्लैक ग्रीन एंड द ब्लू शूज, शी वांट
लेटर सैल्यूटेशन, अभी हमने बताया था डियर अंकल जॉन या माय डियर अंकल। ओके, सेपरेशन ऑफ टू कंप्लीट सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस को सेपरेट करने के लिए और वो एक ही लाइन में या एक ही क्लाउज में प्रयोग हो रहे हैं, तो एक ही सेंटेंस दो क्लाउजेस आती हैं, तो टू सेपरेट अ सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज, ये हमने भी इसके बारे में बता दिया था। ओके, एंड आफ्टर अ पार्टिसिपल फ्रेज एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस के बिगिनिंग में जब पार्टिसिपल फ्रेजेस आ जाएगी तब लुकिंग आउट ऑफ द विंडो शी रियलाइज ही वाज इट वाज रेनिंग। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये एक क्लाउज अलग है और इससे दूसरा सेंटेंस कनेक्टेड है, तो यहाँ पर हम इसको फुल स्टॉप से का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि इसके प्लेस पर कॉमा का प्रयोग किया जाएगा। ओके, इसी के साथ साथ टू सेपरेट द फ्रेजेस इन द मिडिल ऑफ अ मेन क्लाउज, यदि मेन क्लाउज में कोई फ्रेजेस दी हुई हैं, ओके, फ्रेजेस ईडीएम फ्रेज वाली नहीं है, फ्रेज ये एक सेंटेंस का ही पार्ट है, जैसे कि इन द कार, ओवर द ब्रिज, अंडर द ब्रिज, इन द रिवर, इन द क्लास, इस तरह के सेंटेंसेस जो कि फ्रेजेस का पार्ट है, जो हमें मीनिंग तो देते हैं बट कंप्लीट मीनिंग नहीं देते हैं। ओके, तो यदि वो क्लाउज में इस तरह के भी आ जाते हैं शब्द, तो हम उसको सेपरेट करने के लिए कॉमा का प्रयोग करते हैं, जैसे द गर्ल टोल एंड एलिजेंट स्टेप्ड इनटू हर कार, यहाँ पर हम कह सकते हैं लड़की जो बड़ी और एलिगेंट थी वो कार में चली गई। ओके, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो टॉल एंड एलिगेंट है ये गर्ल के बारे में बताया गया है इसमें, और ये फ्रेज है टॉल एंड एलिगेंट। ओके, फ्रेज जो अभी हम बात कर रहे थे जो उसकी या तो इन ओवर अंडर वगैरह का प्रयोग किया जाए या उसके बारे में और कुछ बात बताया जाए। ओके, आफ्टर दैट इन द डायरेक्ट स्पीच, जब हम डायरेक्ट स्पीच का प्रयोग करते हैं अब हम रिपोर्टिंग वर्ब, यहाँ पर ध्यान देना है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में हम क्या करेंगे, तब हम फुल स्टॉप का कॉमा का प्रयोग करेंगे, जैसे स्टीव रिप्लाइड, यहाँ पर स्टीव और रिप्लाइड जो वर्ड दिया गया है ये एक रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट है। ओके, इसके बाद में जैसे रिप्लाइड है उसके बाद में यदि हम इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग कर रहे हैं तो उससे पहले हमें कॉमा का प्रयोग करना है। ओके, आफ्टर दैट एट द एंड ऑफ अ पीस ऑफ डायरेक्ट स्पीच, इसी का पार्ट है, इफ द स्पीच कम्स बिफोर द इंफॉर्मेशन अबाउट हु इज स्पीकिंग, अब ये था इसमें कि हमने पहले रिपोर्टिंग वर्ब को ले लिया है, ओके, और बाद में रिपोर्टेड स्पीच आई है, लेकिन यदि रिपोर्टेड स्पीच पहले आ जाए, सपोज कीजिएगा ये शब्द आपके पहले आ जाते, ओके, तब हम इसको क्या करते, तब हम इसको इस तरह से करते नो प्रॉब्लम, और उसके बाद में हम कोमा लगाते, उसके बाद हम कह सकते हैं स्टीव रिप्लाइड। ओके, तो यहाँ पर इसका ये दूसरा प्रयोग है। ओके, या फिर एक और एग्जांपल हम ये ले सकते हैं, आई डू नॉट एग्री, आई रिप्लाइड, यहाँ पर क्या है, यदि हम इसको दूसरी तरह से करना चाहते हम इसको ये लिख सकते थे आई रिप्लाई, उसके बाद हम कॉमा प्रयोग करते, लेकिन हमने इसको इस तरह से प्रयोग किया है, कैसे, हमने रिपोर्टेड स्पीच पहले ली है तो रिपोर्टेड स्पीच के को तो पहले हम इन्वर्टेड कॉमा में करेंगे और उसके बाद में हम कॉमा का प्रयोग करेंगे। ओके, mark of part of a sentence, commas are used to separate a part of sentence, यानी कि एक सेंटेंस के पार्ट्स को मार्क ऑफ करने के लिए, यानी कि सेपरेट करने के लिए ही ये भी commas are used to separate a part of a sentence that is an optional aside, इसका मतलब है कि वो ऑप्शनल है और असाइड पार्ट है, यानी कि इसी का तो पार्ट है लेकिन वो असाइड है, अलग है, जैसे gunpowder is not of course a chemical compound, gunpowder वास्तव में एक केमिकल कंपाउंड नहीं है,
तो हमने क्या देखा, जो ऑफ कोर्स का जो प्रयोग किया गया है हम इसको शुरुआत में भी लिख सकते थे, ओके, लेकिन क्योंकि ये इसी का पार्ट है तो हमने इसको बीच में लिया और हमने इसके साथ साथ कॉमा का प्रयोग कर दिया है, ओके। यूजिंग अ कॉमा विद हाउएवर, यदि हम हाउएवर का प्रयोग कर रहे हैं कॉमा के साथ में, ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, आफ्टर हाउएवर, व्हेन हाउएवर मींस बाय कंट्रास्ट और ऑन द अदर हैंड। जब हाउएवर का मतलब होता है कि इसके अपोजिट, यानी कि इसके बजाय, ठीक है, या इसके विपरीत कोई यदि हम बात कर रहे हैं, या हम कहें फिर भी, जैसे however a good deal of discretion is left in the hands of our manager, फिर भी हमारे मैनेजर के हाथ से एक अच्छी डील निकल गई, ओके। तो यहाँ however के बाद में हम कॉमा का प्रयोग करेंगे, लेकिन डोंट यूज अ कॉमा आफ्टर however when it means in whatever way, यानी कि यदि इसका प्रयोग इस तरह से किया गया है कि कैसे भी, तब हम however का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। however का प्रयोग किया जाएगा तब जब इसका प्रयोग अपोजिट साइड के लिए हो, ओके। नेक्स्ट इज इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास का मतलब क्या है? इन्वर्टेड कॉमास को हम कोटेशन मार्क भी कहते हैं, अर्थात जिसमें हम किसी की कही गई बात को सेम टू सेम लिखें, वो इन्वर्टेड कॉमास है। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? बिगिनिंग एंड एंड, बिगिनिंग में या एंड में, जैसे हम किसी की बात कह रहे हैं, ओके, तब हम पहले तो जैसे अभी हमने बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद का जो हम सेम टू सेम सेंटेंसेस को लिख रहे हैं या शब्दों को लिख रहे हैं, तो उनको हम इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज करेंगे। जैसे स्टॉप आई सेड, तो स्टॉप जो वर्ड है वो मेरे द्वारा कहा गया था और सेम टू सेम वही लिख दिया। या द टीचर सेड कम हेयर, तो अब हम यदि इसको लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे? द टीचर सेड, उसके बाद हम इसे लिखेंगे कम हेयर, ओके। तो हमने क्या कहा अभी, हम यही कह रहे थे कि जब किसी की कही गई बात को सेम टू सेम शो किया जाए, ओके, तब हम उस बात को इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। तो कम हेयर टीचर ने कहा था और इसको सेम टू सेम हमने ऐसे ही लिखना है, तो हमें उसको इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज करना होगा। उसके बाद न्यू स्पीकर की जब कोई न्यू लाइन आती है, यानी कि अभी हम इन्वर्टेड कॉमास की ही तो पहले बात कर रहे थे डायरेक्ट स्पीच में, यदि वो दो स्पीकर एक साथ में हैं, तब हम फिर दोबारा से दूसरे की कही गई बात को शो करने के लिए भी इन्वर्टेड कॉमास का ही प्रयोग करेंगे। और बात कैपिटल लेटर्स कहाँ पर प्रयोग, सॉरी, नेक्स्ट इज आगे है इन्वर्टेड कॉमास के या फ्रेज को और कहाँ कहाँ पर प्रयोग किया जा सकता है। कोटेशन के बारे में हमने पहले भी बता ही दिया है, या फिर डायरेक्ट कोट एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, किसी सेंटेंस के एंड में यदि कोई डायरेक्ट कोटेशन आ रही है उसको शो करने के लिए, ओके। जैसे व्हेन अ डायरेक्ट कोट फॉलोज अ स्टेटमेंट एंड एंड्स अ सेंटेंस, यदि डायरेक्ट कोट एक स्टेटमेंट के साथ में शुरुआत हो रही है और एक सेंटेंस के साथ में एंड हो रही है, इट शुड बी प्रीसीडेड बाय अ कॉमा एंड फॉलोड बाय अ पीरियड। ये शुरुआत किससे होनी चाहिए? वो सॉरी, प्रीसीड किससे होनी चाहिए? कॉमा के साथ में, और उसके बाद में फॉलोड बाय पीरियड, यानी कि लास्ट में इसके बाद फिर पीरियड का प्रयोग होगा, एक्सक्लेमेशन का भी और फिर क्वेश्चन मार्क का भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे रॉबर्ट एक्सक्लेम्ड आई शुड नॉट बी पनिश्ड व्हेन आई डिड नथिंग रॉन्ग। आफ्टर दैट क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कहाँ किया जाता है? क्वेश्चन मार्क का प्रयोग तब किया जाएगा जब कोई सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे हो, ओके, या फिर उसमें कुछ क्वेश्चन वर्ड्स हों, जैसे कि वेयर, हु, व्हेन, हाउ, व्हिच, व्हाट, whom, how many, how much, so these are some question words। इसी के साथ साथ हेल्पिंग वर्ब्स भी कुछ हो सकती है। हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी हो सकती हैं?
ये आपको पता होना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, बी फॉर्म होती है, डू फॉर्म होती है और हैव फॉर्म होती है। ओके, बी फॉर्म में होंगे इज इज, एम, आर, विल, शैल, विल बी, शैल बी। ओके, इसी के साथ साथ डू फॉर्म में होती है डू, डज और डिड। उसके बाद हैव फॉर्म में होती है हैज और यदि मैं इसके फ्यूचर की बात करता हूँ विल हैव बीन और शैल हैव बीन। ओके, तो ये हमारी मेन 3 टाइप्स की फॉर्म है हेल्पिंग वर्ब जो है, जिसमें बी फॉर्म है, डू फॉर्म है और हैव फॉर्म है। ओके, बी के पार्ट है इज, एम, आर या विल और शैल या विल बी और शैल बी। ओके, इसके बाद डू की फॉर्म है डू, डज और डिड। फ्यूचर में जाएंगे तो विल डू और शैल डू रहेगा। वैसे मेनली हम केवल विल और शैल की बात करते हैं और डू, डज या डिड के डू फॉर्म में। इसी के साथ साथ हैज, हैव या हैड या विल हैव, शैल हैव, इस तरह से भी सेंटेंस यदि स्टार्ट होगा तब भी हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। ओके, यानी कि जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तब हम क्वेश्चन मार्क का एंड में प्रयोग करेंगे। जैसे कि फर्स्ट इज एंड अ डायरेक्ट क्वेश्चन, यदि हम एक डायरेक्ट कोई क्वेश्चन करते हैं उसको एंड करने के लिए, जैसे हैव यू सीन द फिल्म येट, क्या आपने अभी तक फिल्म देखी। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर गोइंग। व्हेन डू यू टेक योर फूड, व्हाई आर यू नॉट डूइंग योर वर्क, व्हाई हैवंट शी कम हियर, hasn't she come here। ओके, इसके बाद इंडिकेट्स इन अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी में जो निश्चित नहीं है। ओके, इनडेफिनिट चीज को शो करने के लिए या श्योरिटी नहीं है जहां पर, जैसे जॉन वाज बोर्न इन 1988, जॉन 1988 में बोर्न हुआ था, यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर सकते हैं। बट इसका यदि हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग ना करें तब हम फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट नहीं हो रहा है। हालांकि हम इसको स्पीकिंग में प्रयोग करते हैं, यू आर डूइंग योर वर्क, हम इसको डायरेक्ट कह देते हैं, लेकिन हम फेशियल एक्सप्रेशन से यू आर डूइंग योर वर्क, इसमें शो हो रहा है कि हम पूछ रहे हैं, लेकिन हमारे कहने का तरीका वो थोड़ा सा गलत है, क्योंकि हमने उसको डायरेक्टली क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट नहीं किया है। ओके, ही इज सिक बोलने के तरीके से हम समझेंगे, हालांकि हम उसको क्वेश्चन मार्क में प्रयोग नहीं करते हैं। ये एक स्लैंग टाइप है, यानी हम उसको क्या है, वो एक लैंग्वेज को हमने उसको बिगाड़ दिया है। ओके, इन अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस, जब क्वेश्चन की मीनिंग क्या एक अच्छी फॉर्म है, स्टाइल है, मीनिंग अच्छी है, तो ये सारे स्टाइल और मीनिंग मतलब है, यदि हम फॉर्म के साथ में ही ऐड कर दें तो इसका प्रॉपर क्वेश्चन बनेगा, इज इट गुड, इज इट गुड इन फॉर्म, स्टाइल एंड मीनिंग। ओके, has been hospitalized, why is he better now। पर हम देखेंगे अरे वो हॉस्पिटल, क्या वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गया, क्यों, वो ठीक है अब। ओके, तो यहाँ पे कई क्वेश्चंस एक साथ में आ गए हैं। इसी के साथ साथ एंड अ टैग क्वेश्चन, जब क्वेश्चन को टैग किया जाता है, टैग क्वेश्चन का मतलब होता है पहले हम उसमें अफर्मेटिव नेगेटिव टाइप का सेंटेंस यूज और उसके बाद में हम उसमें क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे कि राम इज अ गुड प्लेयर, इसलिए राम एक अच्छा खिलाड़ी नहीं है। Okay, teacher in the class. After that, एक्सक्लामेशन मार्क, एक्सक्लामेशन मार्क का प्रयोग कहाँ किया जाता है। एक्सक्लामेटरी मार्क्स आर यूज्ड एट द एंड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग कमांड,
and interjection or an emphatic declaration. एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग कमांड के लिए, इंटरजेक्शन के लिए, एम्फेटिक डिक्लेरेशन के लिए, रिक्वेस्ट के लिए या प्रपोजल के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे स्टॉप, ही येल्ड, यू हैव गॉट टू फ्लैट टायर्स। स्टॉप, उसने कहा तुम्हारे दो टायर पंक्चर हो गए हैं। आई हैव हैड इट विद योर आइज, गेट ऑफ माई लॉन। तो ये हमने कहा है कुछ ऐसे सेंटेंसेस बोले हैं जो एक्सक्लेमेटरी के पार्ट हैं। हियर, गो देयर, ये इंपेरेटिव के पार्ट हैं। लेकिन यदि इसके साथ में किसी का नाम ले दें, जॉन कम हियर, तो जॉन के बाद में हम एक्सक्लेमेटरी साइन का प्रयोग करेंगे, लेकिन उस साइन को वहां पर हम एपोस्ट्रोफ साइन बोलते हैं। ओके, साइन यही रहेगा लेकिन उसका नाम हमने दूसरा दे दिया है। ओके, exclamation points may be used to convey emotion at the end of a question। जब हमारे एक्सट्रीम इमोशंस होंगे वो भी क्या है, एक्सक्लेमेटरी का ही पार्ट है, तब हम एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे व्हाट इज रॉन्ग विद यू। हालांकि ये क्वेश्चन से स्टार्ट, अब चूंकि ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी में हम कह सकते हैं कि एक ऐसे वाक्य को या ऐसे स्पीच को शो कर रहा है जो कि एक सडन फीलिंग्स है। ओके, तो व्हाट इज रॉन्ग विद यू, तो ऐसा क्या हुआ। और हम, हालांकि इंपेरेटिव का पार्ट है लेकिन हम यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि वो एक सडन हम कोई सेंटेंस बोलते हैं। तो सराउंड एन एक्सक्लेमेशन मार्क विद पैरेंथेसिस, इसको हम छोड़ सकते हैं। ओके, so now we can see that exclamation mark are used to express the strong feelings or the emotions such as shock, surprise, anger or a raised voice, or we can use this mark to give a command, or when we are using it after interjection or the exclamation, interjection और exclamation के साथ में भी हम इसको प्रयोग कर सकते हैं और informal writing के साथ में भी हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ साथ नेक्स्ट इज अबाउट सेमीकोलन। सेमीकोलन क्या होता है, सेमीकोलन का साइन ये है। ओके, दिस इज द साइन। ओके, सेमीकोलन का ये साइन है एंड इट इज यूज्ड टू इंडिकेट अ पॉज। ये एक पॉज को इंडिकेट करने के लिए शो किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। एंड इट इज मोर इम्पोर्टेंट देन दैट ऑफ कॉमा, ये कॉमा से थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। एंड इट वाज रिकॉर्डेड इन इंग्लैंड इन 1654, ये इंग्लैंड में 1654 में रिकॉर्ड किया गया था। एंड द मेन टास्क ऑफ सेमीकोलन इज टू मार्क अ ब्रेक that is stronger than a comma but not as a final as a full stop। ये कॉमा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है लेकिन ये फिर भी हम इसको एक फुल स्टॉप का की तरह से नहीं मान सकते। इसके प्रयोग हैं, इट कैन बी यूज्ड to separate sentences when you do not wish to use a full stop। जब हमें full stop प्रयोग नहीं करना होता है तब हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। Usually the sentence following a semicolon is closely linked to the previous ones। जहाँ पर हम सेमीकोलन्स का प्रयोग करते हैं उसमें वो दोनों सेंटेंसेस आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसे बोथ सेंटेंसेस मस्ट कंटेन मेन क्लाउज, और इसमें एक पॉइंट ये भी है कि दोनों सेंटेंस में मेन क्लाउज होनी चाहिए। ओके, दे मस्ट मेक कंप्लीट सेंस ऑफ देयर ओन, यानी कि मेन क्लाउज का मतलब है दोनों की अपनी सेपरेट मीनिंग होनी चाहिए। दो सेंटेंसेस हैं एक ही सेंटेंस में, यदि यानी कि दो क्लाउजेस हैं तो उसमें एक मेन क्लाउज होनी चाहिए और इसकी अपनी मीनिंग हो। और इसी के साथ साथ सेमीकोलन के बाद में कोई भी कैपिटल लेटर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे he looked up at the sky, dark clouds indicate a storm। उसने आकाश की तरफ देखा और जो डार्क से लग रहा
कोलन, कोलन, कोलन का साइन क्या होता है? कोलन का साइन ये वाला है, जस्ट अ मिनट, दिस वन इज दिस, ये पहला वाला रॉन्ग हो गया था बाय मिस्टेक, ये है कोलन का साइन और दिस वन, ओके, और ये सेमीकोलन है, ओके। नाउ द कोलन वाज अडॉप्टेड इनटू इंग्लिश लैंग्वेज इन द 16th सेंचुरी। यदि हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो लगभग 16th सेंचुरी में कोलन का प्रयोग किया गया था इंग्लिश लैंग्वेज में। It is not one of the most frequently used punctuation marks. ये इसका प्रयोग बहुत कमी से प्रयोग किया जाता है। Like the semicolon, it is not followed by a capital letter. सेमीकोलन की तरह से ही इसमें भी कैपिटल लेटर का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे भी हम बता रहे थे कि जब सेमीकोलन का प्रयोग होगा तो सेमीकोलन के बाद में कैपिटल लेटर का प्रयोग नहीं होगा, बशर्ते कि वो प्रॉपर नाउन ना हो, ओके। अब इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाएगा? तो इंट्रोड्यूस एग्जाम्पल्स एक्सटेंडिंग द प्रीवियस सेंटेंस, पहले वाले सेंटेंस को एक्सटेंड करें, यानी उसी के साथ में हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, तब हम कॉलन का पढ़ेंगे। रेन फॉर मंथ, इट हैड नॉट रेन फॉर मंथ, कई महीनों से बारिश नहीं हुई। The animal were dying and there was nothing harvest. तो ये इसी सेंटेंस का एक पूरा पार्ट है, ओके। कई महीनों से बारिश नहीं हुई है, धरती सूखी हुई थी, जानवर प्यासे थे और बोने के लिए कुछ भी नहीं था। और टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट, जब बहुत बड़ी एक लिस्ट हो उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए भी हम ओके। into the a Victorian gilt mirror, a constable printing, an Edwardian chair and a tapestry needle case। तो यहाँ पर कई सारे नाम हैं, ओके। तब हम इसको ब्रेक करने के लिए जो सबसे पहला पार्ट है उसकी लिस्ट को शो करने के लिए तब हम इसका मेन क्लाउजेस, जब दो मेन क्लाउजेस हो और उनको एम्फसाइज करने के लिए भी हम कोलन का प्रयोग करते हैं। जैसे टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन, यानी कि यहाँ पर दो मेन क्लाउज हैं। एक तो ये है टू एयर इज ह्यूमन, गलती करना मानवीय गुण है, ओके, यानी कि मानव गलतियां करते हैं। इसी के साथ साथ टू फॉरगिव डिवाइन, और ये जो गलतियों को क्षमा करना वो दैवीय गुण है, ओके। तो यहाँ पर दो क्लाउजेस हैं और उनको सेपरेट करने के लिए हमने कोलन का प्रयोग किया है, ओके। टू रीइंफोर्स द प्रीवियस सेंटेंस, पहले वाले सेंटेंस को रीइंफोर्स करने के लिए, उसको एम्फसाइज करने के लिए। आई हैव नो सेंस ऑफ डायरेक्शन, आई ऑलवेज गेट लॉस्ट व्हेन आई विजिट न्यू टाउन। अब हम यहाँ पर देखो, जब मुझे डायरेक्शन की सेंस नहीं रहती है और सेंस नहीं है, और मैं जब कहीं एक नए टाउन जाता हूँ तो मैं ज्यादातर खो जाता हूँ। अब यहाँ पर हमने कोलन का प्रयोग इसलिए किया है, ये इसी सेंटेंस का हम इसको पार्ट मान सकते हैं, इसको हम एम्फसाइज या रीइंफोर्स कर रहे हैं, ओके। उसके बाद है डैश, डैश को हम एम डैश भी बोलते हैं, ओके। इसका प्रयोग कब किया जाता है? इन द पेयर्स to mark of information or ideas that are not essential to an understanding of the rest of the sentence. जैसे thousands of children like the girl in this photograph have been left homeless। यहाँ पर हमने क्या प्रयोग किया है? डैश का प्रयोग इसलिए किया है कि हम इसी का पार्ट मान के चल रहे हैं इसको भी, और इसी के साथ साथ उसकी इंफॉर्मेशन को भी शो किया जा रहा है। जैसे कि हम कह रहे हैं हजारों बच्चों में से like the girl in this photograph have been left homeless, इस लड़की की तरह से जो ये फोटोग्राफ में है बहुत से लोग होमलेस हो गए हैं, ओके। My son where he has gone, मैं अब हम क्या कह रहे हैं, हम इसको भी इसी के साथ में प्रयोग करेंगे। मेरा सन where has he gone, वो कहाँ चला गया है। would like to meet you, अब यहाँ पर क्या I would like to meet you है इसका मतलब, ओके। To show the other kind of the break in the sentence where a comma semicolon would be traditionally used, यहाँ पर दूसरे प्रकार के सेंटेंसेस को ब्रेक करने के लिए भी हम कॉमा सेमीकोलन या कोलन का ट्रेडिशनली यूज हम करते थे, तो वहाँ पर हम डैश का प्रयोग कर सकते हैं। वन थिंग इज फॉर श्योर, he does not want to face the truth, एक बात तो श्योर है
कि वह सच का सामना नहीं करना चाहता। ओके, तो यहाँ पर जो डैश का प्रयोग किया गया है, इस डैश का मतलब है दैट इज। ओके, इसके बाद है हाइफन। हाइफन का प्रयोग किया, हाइफन डैश की ही तरह से होता है, लेकिन ये एक छोटा डैश होता है। ओके, हाइफन्स आर यूज्ड टू लिंक वर्ड्स एंड द पार्ट्स ऑफ वर्ड्स। वर्ड या पार्ट ऑफ वर्ड को कनेक्ट करने के लिए हम हाइफन का प्रयोग करते हैं। दे आर नॉट एज कॉमन टुडे, हालांकि हम इसको अब ज्यादा प्रयोग नहीं करते हैं। ओके, लेकिन हम इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? इनका प्रयोग हम करते हैं कंपाउंड वर्ड्स में, टू ज्वाइन प्रीफिक्सेस टू द अदर वर्ड्स। प्रीफिक्स को हम दूसरे वर्ड्स के साथ में ज्वाइन करने के लिए हम करते हैं। प्रीफिक्स यानी कि जो एक शब्द से पहले भी कुछ शब्द लग जाते हैं, जिसको हिंदी में हम उपसर्ग बोलते हैं। ओके, तब हम उसको हाइफन का प्रयोग करते हैं। और टू शो द वर्ड ब्रेक्स, वर्ड के ब्रेक्स को शो करने के लिए, यानी कि वर्ड्स के जो ब्रेकेज है या सेपरेशन है उसको शो करने के लिए भी हम हाइफन का प्रयोग करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट इज अबाउट कंपाउंड वर्ड के साथ में हम हाइफन का प्रयोग कैसे करेंगे। अब समझना ये जरूरी है कि कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड वर्ड्स का मतलब होता है जिसमें दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को मिलाकर एक माना जाए, दैट इज अ कंपाउंड वर्ड। ओके, जैसे पिक मी अप, मदर इन लॉ, गुड हार्टेड। ओके, तो इसमें हम पिक मी और अप, ये तीन अलग अलग वर्ड से, लेकिन इन सबको मिलाकर एक बना दिया पिक मी अप, लेकिन इन तीनों के बीच में हम हाइफन का प्रयोग करेंगे। इसी के साथ साथ मदर इन लॉ। ओके, जब हम इसका प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट इज इसी का एग्जांपल कंपाउंड एडजेक्टिव्स के साथ में, जैसे कि नाउन के सॉरी नाउन के साथ में यदि हम एडजेक्टिव का प्रयोग करें तो, जैसे एक्सीडेंट प्रोन, हम देखते हैं जैसे दिस इज एन एक्सीडेंट प्रोन एरिया, जहाँ पे एक्सीडेंट नाउन है और एडजेक्टिव है प्रोन। ओके, इसी के साथ साथ शुगर नाउन है और फ्री एडजेक्टिव है। तो यानी कि हमने क्या किया, कंपाउंड वर्ड्स बना लिए हैं। ओके, कंपाउंड वर्ड्स में हम दो अलग अलग शब्दों को जोड़ेंगे, वर्ड्स को जोड़ेंगे। उसमें नाउन प्लस एडजेक्टिव भी हो सकता है, नाउन प्लस पार्टिसिपल भी हो सकता है, एडजेक्टिव प्लस पार्टिसिपल भी हो सकता है। ओके, अब हम नाउन प्लस पार्टिसिपल का एग्जांपल देखें, जैसे कंप्यूटर एडेड, पार्टिसिपल एडेड है। ओके, और कंप्यूटर नाउन है। पावर ड्राइवन या इलेक्ट्रिक जनरेट, इलेक्ट्रिक ड्राइवन या इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक और कार दोनों अलग अलग चीजें हैं। ओके, एडजेक्टिव प्लस पार्टिसिपल, एडजेक्टिव गुड है और पार्टिसिपल लुकिंग है। ओके, तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो कंपाउंड वर्ड्स को भी ऐड करने के लिए हम हाइफन का प्रयोग करते हैं। ओके, इसी के साथ साथ कंपाउंड वर्ब्स, ये भी वर्ड का ही एक दूसरा पार्ट है, यानी कि जब वर्ब में भी कंपाउंड होने लगे, यानी कि वर्ब्स आपस में कनेक्टेड हो। एन आइस स्केट, ये नाउन है और इसका वर्ब टू आइस स्केट, आइस स्केट यानी कि आइस स्केटिंग करना। आ बेबी ट्रूप, टू बेबी ट्रैप, सॉरी ट्रैप है ये। आ स्पोर्ट चेक और टू स्पोर्ट चेक, तो ये कंपाउंड वर्ब्स हैं। इसी के साथ साथ फ्रेजल वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स में जो प्रीपोजिशंस का प्रयोग किया जाएगा और उसमें वर्ब भी है। ओके, तो पहले वर्ब होगी, आफ्टर दैट प्रीपोजिशन का प्रयोग। बिल्ड जो कि एक वर्ब है और उसके बाद में हमने अप का प्रयोग किया है जो कि एक प्रीपोजिशन है। ओके, तो फ्रेजल वर्ब्स के साथ में भी हम हाइफन का प्रयोग करते हैं। ओके, देन कंपाउंड नाउन्स अभी हमने बताया था। एयर क्रू वन वर्ड है, यदि हम इसको टू वर्ड से बनाना चाहें तो एयर और क्रू के बीच में गैप हो जाएगा, लेकिन हम इसको हाइफन का प्रयोग करना चाहें एयर और क्रू के बीच में हम हाइफन का प्रयोग करेंगे। ओके, जैसे प्ले ग्रुप, तो प्ले ग्रुप एक वर्ड हो गया, प्ले और ग्रुप के बीच में कोई सेंटेंस सॉरी गैप नहीं है, गैप है। ओके, तब हम उसको प्ले ग्रुप कहेंगे। और लेकिन उसमें हाइफन का प्रयोग करना चाहें, प्ले और फिर हाइफन एंड ग्रुप। ओके, इस तरह से हम इस हाइफन का प्रयोग कर सकते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट पंक्चुएशन मार्क्स।
Okay. The class is over now. Thank you.